तो पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती पर उन्हें सत्ता नहीं सौंपी गई और इससे पूर्वी पाकिस्तान में मतलब आज़ादी की जो भावना थी वो और तेज हो गई थी। हाँ बिल्कुल, वो जो भाषा और अधिकारों का मुद्दा था वो तो पहले से ही सुलग रहा था, लेकिन सत्ता ना देने के फैसले ने, कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। सही। तो आज हम जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1971 की शुरुआत में ये जो राजनीतिक संकट था ये कैसे एक बहुत ही भयानक मोड़ पर पहुंचा। हाँ, आज का फोकस रहेगा ऑपरेशन सर्चलाइट पर। जी, ये क्या था, पाकिस्तानी सेना ने इसे क्यों चलाया और इसके नतीजे क्या हुए, मतलब वो मानवीय संकट जो खड़ा हुआ और उसमें फिर भारत की भूमिका कैसे बढ़ी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजनीतिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश एक तरह से नरसंहार में बदल गई और लाखों लोग शरणार्थी बन गए। सही कहा। तो 1971 की शुरुआत में चलते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान का वो भाषण भी तो था ना, है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारा आखिरी संघर्ष है। हाँ, या तो आज़ादी मिलेगी या कुछ नहीं बचेगा। ये साफ संकेत था कि अब बातचीत की गुंजाइश लगभग खत्म हो रही थी। और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान का नेतृत्व क्या सोच रहा था? जनरल याह्या खान, भुट्टो, वो लोग इसे बिल्कुल देश के खिलाफ एक विद्रोह मान रहे थे। स्रोत बताते हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को कुचल देना चाहते थे। राष्ट्र विरोधी गतिविधि बता रहे थे इसे। और फिर आई वो रात 25 मार्च 1971, ऑपरेशन सर्चलाइट। ये नाम तो सुनने में एक सामान्य मिलिट्री ऑपरेशन जैसा लगता है। हाँ, नाम भ्रामक हो सकता है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये बिल्कुल सामान्य नहीं था। ये एक सोचा समझा बड़ा हमला था पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर। हमला मतलब विद्रोह दबाने से आगे की बात थी ये? कहीं ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि निशाना खास तौर पर ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र थे, प्रोफेसर थे, बुद्धिजीवी, पत्रकार और हिंदू आबादी वाले इलाके। चुन चुन कर लोगों को मारा गया। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, हजारों निहत्थे लोग मारे गए। महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। शहरों गांवों को जलाया गया। कई स्रोत इसे महज सैन्य कार्रवाई नहीं मानते, वो इसे एक जातीय सफाई की कोशिश या नरसंहार तक कहते हैं। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे होंगे। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। लाखों लोग डरे हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीमा पार करने लगे भारत की तरफ। भारत की तरफ? किन राज्यों में? ज्यादातर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, यहां तक कि बिहार में भी शरणार्थी कैंप लगने लगे। आप अंदाजा लगाइए, कुछ ही महीनों में 1971 के मध्य तक भारत में इन शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार चली गई थी। 10 मिलियन। 1 करोड़? ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय सा लगता है। भारत पे कितना ज्यादा बोझ आ गया होगा, आर्थिक, सामाजिक। बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ ये मानवीय त्रासदी थी, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा था। तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? दुनिया से मदद मांगी? हाँ बिल्कुल। भारत ने पहले कूटनीतिक रास्ता अपनाया। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ जैसी बड़ी शक्तियों से अपील की कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालें कि ये हिंसा रोकी जाए। और दुनिया ने सुनी भारत की बात, खासकर अमेरिका जो पाकिस्तान का करीबी माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बहुत ही, कह सकते हैं, ठंडी थी। ज्यादातर देश या तो चुप रहे या दबे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करते दिखे। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका की आधिकारिक नीति तो पाकिस्तान के पक्ष में ही थी। अच्छा, वहां हो रहे अत्याचारों की खबरों के बावजूद? हाँ, हालांकि ढाका में जो अमेरिकी राजनयिक थे उन्होंने अपनी सरकार को चेतावनियां भेजी थी। उन्होंने बताया था कि जमीन पर क्या हो रहा है, पर उन रिपोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो जब दुनिया से खास मदद नहीं मिली तब भारत ने क्या किया? जब ये साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुछ ठोस नहीं करेगा, तब भारत ने अपनी रणनीति बदली। भारत ने तय किया कि अब सीधे तौर पर मदद करनी होगी। किसकी मदद? पूर्वी पाकिस्तान के उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्हें मुक्ति बाहिनी कहा जाता था। स्रोत बताते हैं कि भारत ने उन्हें चोरी छिपे ट्रेनिंग देना शुरू किया, हथियार दिए और रणनीतिक मदद भी दी। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया था। हाँ, कह सकते हैं, एक अघोषित युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन मुक्ति बाहिनी के जरिए लड़ाई में मदद कर रहा था। इससे तो सीमा पर तनाव और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर छोटी मोटी झड़पें होने लगी। पश्चिमी पाकिस्तान इसे खुले तौर पर भारतीय हस्तक्षेप कहने लगा।
माहौल तेजी से बिगड़ रहा था और यहीं से हम कह सकते हैं 3 दिसंबर 1971 की घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। तो हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन सर्चलाइट ने एक भयानक मानवीय संकट पैदा किया, लाखों शरणार्थी भारत आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने पर भारत ने मुक्ति बाहिनी का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे तनाव युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया। हाँ बिल्कुल। और अगले विश्लेषण में हम इसी तनाव के चुड़ांती बिंदु पर बात करेंगे कि 3 दिसंबर को आखिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने भारत पर हमला क्यों किया, वो 13 दिन का युद्ध कैसे लड़ा गया और कैसे एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। सही। और ये भी कि 1971 का युद्ध भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ। कि जब हम इतिहास देखते हैं तो अक्सर बड़ी घटनाओं, तारीखों, जीत हार पर ध्यान देते हैं, पर शायद उन अनगिनत इंसानी कहानियों को, उन लोगों के दर्द और उम्मीदों को समझना भी उतना ही जरूरी है जो इन बड़ी घटनाओं के बीच कहीं खो जाती हैं।